हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। पिछले लेक्चर में हम तापमान परिवर्तन का प्रभाव पढ़ चुके थे। अब हमें दाब परिवर्तन का प्रभाव पढ़ना है। देखो, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो उनके कणों के बीच जो दूरी है वो कम हो जाएगी और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे देखो, समझेंगे। तुम क्या करें, एक रूम है, रूम में क्या है, गैस है कि नहीं है। अब उसी गैस को क्या करो, किसी में एक ऐसा सिलेंडर लो। मैं देखो यहाँ पे बना देता हूँ। मेरे पास देखो ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में मैंने क्या है, गैस भर ली है और गैस भर के ना ये पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसे बोलते हैं हम पिस्टन। ठीक है, इस पिस्टन को अब मैं दबा रहा हूँ। ठीक है, तो ये गैस के अणु तुम्हें पता है बहुत दूर दूर होते हैं कि नहीं होते, ऐसे दूर दूर है। अब मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूँ, इसे दबा रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने इसे दबाया तो देखो क्या पाया, ऐसे पाया। देखो थोड़ा सा क्या कर दिया, इसे दबा दिया मैंने। दबा दिया तो देखो इनके जो अणु है अब वो क्या होने लगे, थोड़े पास पास जो है आने लगे। और देखो मैं अगले डायग्राम में और दबा देता हूँ। देखो और दबा दूंगा तो देखो और ज्यादा पास पास आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या आगे और ज्यादा पास पास आ गए। देखो यहाँ से मैंने कंप्रेस करना स्टार्ट किया। देखो अब तुमको एक बात बताई जाती है, एक गुण बताया जाता है कि देखो ये जो अणु है इनमें बहुत ज्यादा रिक्त स्थान है, बहुत ज्यादा गैप है। इनके बीच में जो FAO जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बल लगा हुआ है वो बहुत कम है। अब मैं इसे जब कंप्रेस कर देता हूँ तो ये जो अणु है बहुत ज्यादा पास पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जब बहुत ज्यादा पास पास हो जाएंगे तो वो किस अवस्था में आने लग जाएंगे, द्रवीय अवस्था में आने लग जाएंगे। तो दाब क्या करता है, दाब यही तो करता है। आपने कभी देखा हो, देखो LPG जो सिलेंडर होता है आपके जो रसोई घर में यूज होता है वो गैस तो ही होती है। बताया था मैंने लेक्चर में, ये 3 गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो भैया आप क्या करते हैं, उन गैसों को ना बहुत ज्यादा प्रेशर पे दबा देते हैं जो कि लिक्विड अवस्था में हमें उस सिलेंडर में पाई जाती है। तो आप इस सिलेंडर को हिला के देखना, आपको पता फील होगा कि हाँ इसमें कोई लिक्विड जैसा पदार्थ भी है। होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही तो हम इन्हें कंप्रेस कर देते हैं तो किस अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि इनके जो अणु हैं वो बहुत ज्यादा पास पास आ जाते हैं। और तुम्हें पता है कि जिस अणु और जब उन्हें और ज्यादा दबाना तो वो ठोस अवस्था में आ जाएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी। तो देखो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, देखो दाब बढ़ाएंगे तो तापमान घटाना पड़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, हमें तापमान क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाएंगे तो तापमान घटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम उन्हें क्या कर पाएंगे, आसानी से कंप्रेस कर पाएंगे। तभी तो देखो LPG जो गैस है वो ठंडी होती है। क्या होती है, वो ठंडी होती है, तो वो गैस को द्रव में बदल लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो एक उदाहरण है आपके सामने, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, इसको बोलते हैं हम ठोस CO2। तुम्हारे पास क्या है, एक ठोस CO2 है जिसको हमें गैसीय CO2 में बदलना है। तो गैसीय CO2 में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दाब घटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखो दाब बहुत ज्यादा लगा रहे थे नहीं लगा रहे थे, मतलब ये मान लो कि बहुत ज्यादा दाब हमने लगा रखा है, इसे घटा करके कम करना पड़ेगा। तो देखो इसे घटा करके कम कर देंगे तो वो किस अवस्था में आ जाएंगे, गैसीय अवस्था में आ जाएंगे। गैसीय अवस्था का मतलब उनके जो अणु है वो दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाएंगे तो तुम्हें पता है दूर दूर होने का गुण किसके पास होता है, गैस के पास होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, दाब को घटाकर 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले आएंगे, कर देंगे तो आपका जो है वो गैसीय CO2 बन जाएगा। ठीक है, अब एक प्रक्रिया आती है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होती है, ठोस अवस्था से सीधे गैस में, ठोस से सीधे जो गैस में बदलते हैं उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, आप कपूर ले लेना। ठीक है, और क्या लेना, आपने कपूर ले लिया और एक चाइना डिश ले लेना। देखो ये लैब में होती है ऐसे करके, ये चाइना डिश है। चाइना डिश में आपने एक कपूर के जो क्रिस्टल है वो डाल दिए हैं। ठीक है, और इसके नीचे ना आपने बर्नर लगा दिया, बर्नर तो जिसमें आग वगैरह जला देते हैं, ये बर्नर आपने इसमें ऐसे लगा दिया है। ठीक है, अच्छा अब बर्नर क्या करता है, इसे हीट करेगा। उससे पहले ना आपको वो रख लेनी कीप, इसे क्या करना है, ये कीप रख लेनी है। और ये कीप का जो एंड है, इस एंड पे आपको क्या लगा देनी है, कॉटन। क्या लगा देनी है, यहाँ पे कॉटन जो है वो लगा देनी है। ठीक है, तो क्या देखोगे, जो आपका जो सॉलिड अवस्था में है,
आपका जो कपूर है वो सॉलिड अवस्था में है और ये ना डायरेक्ट गैस में बदलेगा और डायरेक्ट गैस में बदल के ना ये ड्यूब के पास चला जाएगा। तो तुम्हें अपने आप महसूस हो जाएगा कि ये देखो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है, आपको ऐसे जो है दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो देखो ये कपूर जो है, ऐसे आप अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड भी क्या होता है, डायरेक्ट जो है ठोस से सीधे गैस में बदलता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथन से नीचे किसी भी ताप पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो देखो अब वाष्पीकरण को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो वाष्पीकरण क्या होता है, यहाँ पे जैसे देखो आपने क्या किया, एक वो ले लिया बाउल, ठीक है। अब बाउल में क्या है, पानी भरा हुआ है। अब इसके नीचे क्या कर दिया आपने, ऊष्मा देना स्टार्ट कर दिया, मतलब तुमने जो है गैस स्टार्ट कर दी है। और गैस क्या देगी, इन्हें ऊष्मा देगी कि नहीं देगी? जो पानी के जो अणु है, अब तुम्हें पता है जब ऊष्मा देगी तो नीचे जो पानी के जो अणु होंगे पहले उन्हें ऊष्मा मिलेगी कि नहीं मिलेगी भाई साहब? पहले उन्हें ऊष्मा मिलेगी। देखो यहाँ में पानी के जो है अणु बना दिया, ठीक है। ये मैंने पानी के अणु जो है वो बना दिए। अब क्या है, आपने इसे ऊष्मा दी तो पहले इन्हें ऊष्मा मिलेगी। तो जैसे जिनके पास ऊष्मा आ जाती है वैसे ही ना ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, मतलब सतह पर चले जाते हैं। किस पे चले जाते हैं? सतह पर। एक मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मान लो कोई बच्चा होता है, उस बच्चे को उसकी बुआ जी आ जाए, कहीं कोई रिश्तेदार आ जाए, पैसे दे जाए, तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? क्योंकि उसकी जेब में गर्म हो गई, उसकी जेब गर्म हो गई, उसको क्या बोलते हैं? कोई पैसा दे जाता है उसे बोलते हैं जेब गर्म होना। और जब जैसे जेब गर्म हो जाती है तो तुम्हें पता है आदमी, अरे मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, बच्चे जाते हैं चीज़ लेने चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और जो पैक पीने वाले होते हैं वो ठेके पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो क्या हुआ कि आपने इसे ऊष्मा दे दी, मतलब उनके पास ऊर्जा आ गई उनके पास। जैसे जिनके पास ऊर्जा आ जाती है ना, वैसे ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और जिनके पास ऊर्जा कम होती है वो नीचे आते जाते हैं। ये प्रक्रिया चलती जाती है और कुछ समय बाद क्या होता है कि आपका जो पानी है वो पूरी रूप से गर्म हो जाता है। शुरुआत में आप देखेंगे तो आपने क्या किया, थोड़ी देर गैस चला दी और पानी में उंगली डाल के देखेंगे तो नीचे का पानी जो है वो गर्म मिलेगा, ऊपर वाला पानी ठंडा होता है। तो यही तो रीजन होता है, क्योंकि पहले नीचे वालों को ऊष्मा मिलती है, जब नीचे वालों के पास ऊष्मा हो जाती है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ऐसे जो प्रोसेस चलता रहता है। तो जिनके पास ऊष्मा ज्यादा हो जाती है वो ऊपर सतह पर आ जाते हैं। अब जब भाई इनके पास ऊष्मा ज्यादा होगी वो कहेंगे हटो साइड हटो, और आगे आ जाएंगे, आगे वो सतह पर आगे आ जाते हैं। और सतह पर आगे आके देखो यहाँ पर ये फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और वो क्या किसमें बदलने लगते हैं? वाष्प में बदलने लगते हैं। किसमें बदलने लगते हैं? वाष्प में। तो वाष्प में तुम्हें पता है कब बदलेंगे? जब वो स्वतंत्र हो जाएंगे, उनके अणु बहुत ज्यादा दूर दूर होने लगेंगे। और वैसे भी मैं पीछे बता चुका हूँ, ये जो गैस जो है, ये अब जो ऊष्मा जो दे रहे हैं वो ऊष्मा क्या काम करती है? इनके बीच में जो बल लग रहा है उस बल को तोड़ने का, वो बल टूट जाएगा तो ये वाष्पीकरण में बदलना स्टार्ट होने लग जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो इसी को क्या बोलते हैं हम? वाष्पीकरण। देखो एक क्वथनांक होता है, क्वथनांक हमारा जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री होता है, लेकिन हमारा जो तापमान है उबलना तो पहले ही हो जाता है स्टार्ट। तुम देखते हो कि गर्मियों में जो तापमान होता है वो 40-45 ऐसे डिग्री सेल्सियस होता है। फिर भी जो हमारा पानी आप छत पे रख देना, एक बाउल में रख देना, तो वो क्या हो जाता है, शाम को तुम्हें देखोगे तो पानी जितना आपने भर के रखा था उससे कम मिलेगा, क्योंकि वो वाष्प में बदल जाता है। तो देखो वही तो कह रहा है वो कि भाई साहब किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल जाए, तो मतलब क्वथनांक के नीचे, मतलब 40 पे भी क्वथनांक, तो इसका जल का जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम पे हो जाए, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे, जिस पे भी वाष्प हो जाए, उसी को क्या बोल देते हैं हम? वाष्पीकरण कह देते हैं। अब वाष्पीकरण को कौन कौन से ऐसे कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कारक है क्षैतिज क्षेत्रफल, दूसरा कारक है तापमान में वृद्धि, तीसरा है आर्द्रता, और चौथा है वायु की गति। अब देखो समझते हैं ये किस प्रकार से जो कारक जो है प्रभावित करते हैं। देखो सतही क्षेत्रफल, जैसे आपने कभी कपड़े धोए और कपड़े धो के आप उन्हें 2-3 लेयर में सुखाने के लिए डाल दो, तो उन्हें सूखने में टाइम लगेगा, क्योंकि उनका जो सतही क्षेत्रफल है वो कम होगा। और आप एक लेयर के साथ उन्हें जब डालोगे तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे कि देखो मैं क्या है यहाँ पे रख देता हूँ, तो इनका क्षेत्रफल कम है,
इसका जब क्षेत्रफल कम है तो इसमें से जो वाष्पीकरण जो होगा वो कम होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर इतना क्षेत्रफल कर दूँ, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो यहाँ पर वाष्पीकरण क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो मतलब जितना ज्यादा सतही क्षेत्रफल होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जितना ज्यादा सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस बात को आप लिख लेंगे, जितना ज्यादा सतही क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, उतना ही अच्छा वाष्पीकरण होगा। अब बात करते हैं तापमान में वृद्धि। अब देखो, तापमान में वृद्धि मतलब तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाष्पीकरण बढ़ता जाएगा। कैसे, उदाहरण देखो कि ठंडियों में तापमान कम रहता है कि नहीं रहता है, कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस, 19, 18, 17, 21, 22, 23 ऐसे अप्रोक्स इतने के करीब रहता है। तो तापमान कम रहने की वजह से ना ठंडियों में कपड़े नहीं सूख पाते, लेकिन गर्मियों में वही तापमान बढ़ जाता है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो गर्मियों में तापमान 40 डिग्री 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से तो जैसे जैसे हम तापमान में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे आपका जो वाष्पीकरण है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब ये इनके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समानुपाती होती है ये दोनों कारक जो है। अब बात करते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। आर्द्रता क्या होती है, देखो आर्द्रता शब्द से का मतलब जानेंगे कि वायु कई प्रकार की होती है। जैसे हमारे यहाँ वायु जो बसंत ऋतु होती है उसमें क्या होता है, जब जो बसंत ऋतु में जो हवा चलती है उसमें आर्द्रता होती है। ये आर्द्रता का मतलब जिसके पास खुद नमी हो, ऐसी हवा चलती है जिसके पास खुद नमी हो, मतलब उसके पास जो खुद जो है पानी के अणु होते हैं कुछ मात्रा में। ये नहीं कह रहे कि 100% होते हैं, कुछ मात्रा में होते हैं। तो आप कपड़े सुखाने डाल दो तो उनके पास, तुम्हें पता है कि वायु के पास खुद जो है आर्द्रता है, नमी है, तो वो आपके कपड़ों की नमी क्यों लेके जाएगी। मान लो एक मैं आपको उदाहरण दे दूं, एक जो बस है, अब बस में कैपेसिटी है 20 व्यक्तियों की। ठीक है, अब मान लो कहीं से अगले स्टॉप से, जो पीछे वाला स्टॉप है वहां से 12 या 10 या मान लेते हैं 15 व्यक्ति पहले वाले स्टॉप से बैठ चुके हैं। अब आगे अगले स्टॉप पे आते हैं, वहां पर 10 व्यक्ति है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है बिठाने की 20 व्यक्तियों की है, तो मतलब 10 में से वो 5 ही बिठा पाएंगे, तो उतनी तो आर्द्रता ले पाएगी। भाई उसके पास, वायु के पास पहले से ही आर्द्रता है, नमी है, तो उसके पास अब जितनी नमी कम पड़ रही है उतनी वो कपड़े में से ले जाती है, तो कपड़े जो है उनमें भी नमी रह जाती है कपड़ों में, तो सही ढंग से सूख नहीं पाते। कब, जब बसंत ऋतु होती है, जिन्हें चौमासे बोलते हैं लोग। ठीक है, तो वहां पे क्या बात करते हैं, तो जहां पर आर्द्रता, देखो वहां पे आर्द्रता हो, वायु में आर्द्रता होगी तो वाष्पीकरण कैसा होगा, वाष्पीकरण जो है वो कम होगा। वाष्पीकरण कैसा होगा, कम होगा। तो ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होती है आपस में, रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वायु की गति। जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ही जल्दी कपड़ा सूख जाएगा। नहीं तो आप देखो कभी बाइक पे जाते और आप सॉफी लेना, गमछा उसे भिगो लेना और बाइक पे जाना, तब जाओगे 1 मिनट में सूख जाएगी आपकी जो गमछा जो है। और नॉर्मली आप यही इधर उधर घूमोगे तब उसे सुखाने का प्रयास करना, उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट 4 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो वायु की जितनी ज़्यादा गति होगी उतनी ही जल्दी मतलब वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी वाष्पीकरण जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वायु की गति बढ़ेगी तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब उसके बाद बात आती है वाष्पीकरण से शीतलता होती है। देखो कभी गर्मियों में क्या करते हैं कि छत जो हमारी गर्म हो जाती है, पंखा चलता है तो गर्म गर्म हवा पंखा देता है कि नहीं देता है। अब हमें उसे ठंडा कराना है तो आप छत पे क्या करते हैं, पानी भर दें, तो क्या होगा, छत पे पानी भर देंगे। जैसे कि मान लो कहीं एक पोखर है, पोखर के चारों ओर आप मतलब आसपास जाओगे तो आपको ना ह्यूमिडिटी वहां ज्यादा होती है, आर्द्रता वहां ज्यादा होती है, गर्मी लगेगी आप लोगों को। क्यों लगेगी, क्योंकि वहां वाष्पीकरण हो रहा होता है। तो ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और पानी भरा हुआ है तो देखो सूरज निकला हुआ है, अब सूरज की रोशनी जो है इस पानी पे पड़ रही होंगी, पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी। सूरज से वो पानी क्या ले रहा है, ऊर्जा ले रहा है, ऊष्मा ले रहा है। ठीक है, उस पानी ने सूरज से क्या ली, ऊष्मा ली,
और वो ऊष्मा क्या काम करेगी, उनके जो अणु के बीच में जो बल लगा है उस बल को तोड़ेगी। जब उस बल को तोड़ेगी तो बल जैसे टूट जाएगा तो वो वाष्प में बदलेगा, मतलब वो वाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा। तो जैसे वो वहाँ वाष्पीकरण होगा तो बाद में जो वाष्पीकरण वहां से ऊर्जा ली, तो ऊर्जा लेने के बाद क्या हो जाएगा, वहां पर शीतलता हो जाएगी। तो आपकी जो छत है, छत से वाष्पीकरण हो जाएगा, और वाष्पीकरण हो जाएगा। अब फिर पंखा चला के देखना तो वो ठंडी ठंडी हवा देगा, क्योंकि वो दीवारों से आपकी हवा टकराएगी और आपकी दीवार ठंडी होंगी तो आपको ठंडी हवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखो वाष्पीकरण की शीतलता देखो यही समझा रखी है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊष्मा, और लुप्त हुई ऊष्मा कौन सी होती है, जो मैंने अभी बताया, जो सूरज है उसकी गणना से वो क्या ले रही है, ऊष्मा ले रही है। अब ऊष्मा जो ले रही है वो ऊष्मा क्या काम कर रही है, उस अणुओं के जो बीच में जो बल लग रहा है उसे तोड़ने का काम कर रही है। तो उसमें वो लुप्त हो जा रही है। तो लुप्त हुई ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास के वातावरण से क्या ले लेते हैं, ऊर्जा ले लेते हैं। तो देखो सूरज से जो क्या ले रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतलता हो जाता है। इसी अवशोषण के कारण क्या हो जाता है, वातावरण जो है वो शीतल हो जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे, और मैं बहुत सारे आपको उदाहरण बता देता हूँ। आपके कभी दूध है, गर्म दूध है, अब आपको ठंडा करना है जल्दी, तो तुम क्या करोगे, एक पानी लोगे, पानी जिसमें भरा हो, एक ऐसा पात्र लेंगे और उसमें आप जो अपना दूध जो है रख देंगे। तो क्या होगा कि पानी के जो अणु हैं वो ठंडे होंगे उस समय। आपकी जो जिस पात्र में आपका दूध है वो पात्र गर्म होगा, उसकी जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी। तो आपके जो पानी के जो अणु हैं उससे ऊष्मा क्या कर लेंगे, ऊर्जा जो है अवशोषित कर लेंगे अपनी तरफ। और जब वो मतलब उस ऊष्मा को अपनी तरफ अवशोषित कर लेंगे तो भैया पदार्थ को वो ठंडा कर देंगे। तो मतलब दूध को ठंडा कर देंगे और पानी जो है गर्म हो जाता है कि नहीं होता है। तो उसी को बोलते हैं हम शीतलता का। अच्छा, और एक उदाहरण और आपको बता दूं, जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल कैसी होती है, ठंडी होती है। आपके कभी पेट्रोल लेने गए हो तो आपने पेट्रोल हाथ पे डाली, आपको ठंडी लगती है। क्या रीजन होता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी होती है उससे ऊर्जा बाहर निकलती है, रेडिएशन जो है वो बाहर निकलती है। ये हमें पता नहीं होता, लेकिन ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है, हीट हमेशा प्रोड्यूस होती रहती है। कभी कभी क्या है, जैसे गर्मियों में आपके पास कोई व्यक्ति सोए तो तुम्हें उससे क्या लगेगा, अरे गर्मी लग रही है, मतलब रेडिएशन निकलती है ना, हीट बाहर निकलती है। दोनों लोगों की आपस में हीट निकलेगी तो और ज्यादा गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ऐसे ही होता है। तो क्या हुआ कि आपकी जो पेट्रोल है उसे ऊर्जा प्राप्त हुई। जैसे ही उसे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, आपकी बॉडी से उसने ऊर्जा ले ली, वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वाष्पीकृत हो जाती है वो। ठीक है, वाष्प में बदल जाती है। जैसे वो वाष्प में बदलेगी तो आपकी जो हथेली है जिसपे आपने पेट्रोल डाली उसे वो ठंडा कर जाती है। उसी को बोलते हैं हम वाष्पीकरण से शीतलता। और आपकी जो अभ्यास कराएंगे वहां बहुत सारे उदाहरण आपको समझाएंगे, बहुत ज्यादा। और क्वथनांक में अंतर। पहला पॉइंट, वाष्पीकरण सभी तापमान पर हो सकता है, जैसे कि 40 पे, 50 पे, 60 पे वाष्पीकरण हो सकता है। क्वथनांक केवल क्वथनांक बिंदु पर होता है। क्वथनांक जो है सिर्फ क्वथनांक बिंदु पर होगा, जो कि हमें पता है जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्पीकरण यह शीतलता होने का कारण होता है। जो वाष्पीकरण जो है वो एक कॉज है, किसका, शीतलता का। कूलिंग का एक क्या है, कॉज है। ये आपको समझा चुका हूँ पीछे। अच्छा, यह शीतलता होने का कारण नहीं होता है। जो क्वथनांक जो है ये शीतल होने का या शीतलता होने का कारण नहीं होता है। वाष्पीकरण की बात करें तो ये एक सतही घटना है, और क्वथनांक की हम बात करें तो ये एक स्थूल घटना है। तो स्थूल शब्द का मतलब क्या होता है, स्थूल शब्द का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप एक स्पंज टाइप की जो बॉल आती है ना, वो बॉल लो और उस बॉल को ना पानी में डाल दो, तो वो ना पानी को क्या कर लेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसका जो सेंटर पॉइंट है ना वहाँ तक वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उसको बोलते हैं हम स्थूल। और एक ऐसी बॉल ले लें जो सिर्फ ऊपर सरफेस से भीज जाए और उसका जो सेंटर पॉइंट को हम मतलब देखें तो वो आपका ऐसा का ऐसा सूखा का सूखा रहे, तो उसको बोलते हैं हम सरफेस घटना। ठीक है, तो स्थूल घटना समझ में आ गई आप लोगों को। अब बात आती है वाष्पीकरण का कारण। तो वाष्पीकरण जो होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं वो समझते हैं। पदार्थों के कणों के पास अलग अलग गतिज ऊर्जा होती है।
प्रत्येक कण के पास, प्रत्येक अणु के पास अपनी अलग अलग एक गतिज ऊर्जा होती है। वो कह रहा है जो कण सतह पर होते हैं, जो कण जो है सतह पर होते हैं, उनके पास जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, तभी तो वो सतह पर जाते हैं। जो कि आकर्षण बल को तोड़कर गैसीय रूप में बदल जाते हैं। पहले समझा चुका हूं, लेकिन और फिर एक बार दोबारा टॉपिक आया है तो फिर समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये क्या है, पानी के अणु है। ठीक है जी। अब इन अणुओं के बीच में एक बल कार्यरत होगा जिसे बोलते हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसे ऊष्मा देना स्टार्ट कर दिया, ऊष्मा हीट देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, क्या दे रहे हैं हम इसे, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इनके जो अणु हैं, इन अणुओं के बीच में जो बल लगा हुआ होता है, उस बल को हम क्या करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये बल टूट जाता है वैसे ही वो अणु जो है सरफेस की तरफ क्या चले जाते हैं, और जैसे ये सरफेस की तरफ जाते हैं और वैसे ही ये गैसीय अवस्था में मतलब वाष्पीकरण होने लग जाते हैं, क्योंकि इनके पास गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? तो थियोरेटिकली आपका चैप्टर यही समाप्त होता है। इसके बाद आपका अभ्यास कराएंगे जो अगले लेक्चर में होगा।